ऑल एंड विद्यासागर ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत टाइम हो गया था कि वीडियोस आ नहीं रहे थे, बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि वीडियोस हो नहीं रहे, यूट्यूब चैनल में वीडियोस अब नहीं आ रहे हैं। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत काम बढ़ गया था, हमें भी बहुत सारे अलग से, मैं भी कोचिंग कुछ संभाल रहा था तो उसके लिए भी बहुत टाइम मुझे देना पड़ जाता था वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं टाइम का लैक ऑफ टाइम के कारण ही हम लोग ला नहीं पाए। बस इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट खत्म हो गया था। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है तो बना नहीं रहे हैं सब टाइप का, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कोई अर्निंग तो होनी नहीं है, जो भी हेल्प करना है आपको हेल्प करने के लिए हम कर रहे थे वीडियोस। तो टाइम की कमी हो रही थी थोड़ी बहुत, तो उसके कारण इशू हो रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग ने बहुत दिन से मैंने प्लान कर रहा था कि एक एक्सपेक्टेड सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ जितना भी रेगुलर रह सकूँ उतना रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा पूरा। एक्सपेक्टेड सीरीज में क्या करूंगा, एक एक टॉपिक आपको उठाऊंगा। जैसे आज मैंने आपको दिख रहा होगा पीछे साइड, बैक साइड में दिख रहा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे आपका 4th चैप्टर है, सीजी बोर्ड का 4th चैप्टर है, सीजीएन सीबीएसई बोर्ड में ही दोनों में ही ये टॉपिक है। तो इसके जो बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की पूरे सीरीज को मैं बनाने वाला हूं। आज का एक 30 मिनट्स की वीडियो रहेगी। अगर ये वीडियो भी कम से कम आप देख के जाते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। कहीं ना कहीं आपसे शायद 70 to 80% के क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, या तो पूरे बन सकते हैं। ठीक है, आप अगर पूरे से देखोगे और थोड़ा बहुत अपने साइड से भी कुछ सेट्स के क्वेश्चंस लगा लोगे, अपने साइड से कुछ लगा लोगे, तो डेफिनेटली पूरे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। फाइन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 5, 1 एंड -3। एक सीरीज है आपका 9, 5, 1 एंड -3 आपका सीरीज है। देखो सीरीज क्या होता है, कोई भी एक लाइन से ऑर्डर से आ सकते हैं। अब जो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम ए, क्योंकि एक रिवीजन सीरीज है तो मैं आपको एकदम ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाने वाला हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कहीं ना आप लास्ट मोमेंट में जब रिवीजन करते हो तो एकदम हर चीज बेसिक से नहीं पढ़ सकते, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना बेसिक हो पाए उतना बेसिक मैं कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है इसमें, 9 है। ठीक है ना, अब इतना भी देख लोगे तो कहीं ना कहीं आप कर लोगे यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आपका 9 है। ठीक है, सेकंड, अब इसमें क्या होता है, डी होता है, कॉमन डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, इसको ए को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और डी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। जैसे सेकंड टर्म क्या है मेरा 5 है, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 - 9 -4 आएगा। आपका डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 और डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4। ठीक है, आपको दो वैल्यूज पता चल गई। आपको एपी का फार्मूला होता है, एपी का फार्मूला क्या होता है जिसको याद रखना पड़ेगा आपको, a = a + n-1 इंटू डी। अब an क्या होता है, an होता है कोई भी टर्म आपको पूछेगा, जैसे समझ के चलो लास्ट टर्म वैसे माना जाता है, ऐसे an को हम लास्ट टर्म लेके चलते हैं। और d की वैल्यू क्या होती है, कॉमन डिफरेंस अभी बताया था। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का होता है नंबर ऑफ टर्म जो भी पूछ रहा है। अगर वो जो भी आस्किंग टर्म है, जैसे समझ के चलो वो 5th टर्म पूछ रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और n का मतलब क्या होगा, वो टर्म बोल रहा है। जैसे समझ के चलो 1, 2, 3, 4, मतलब 4th टर्म की वैल्यू कितनी है, मतलब लास्ट टर्म या फिर कोई भी टर्म की वैल्यू कितनी है, -3। बट वो टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, 4, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। वो टर्म कौन सा 4 है और टर्म की वैल्यू क्या है, -3। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, n और an को एक ही समझने लग जाते हैं, n को और an को एक ही समझने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो यार फॉर्मूला पर पुट करते हैं, an की वैल्यू कितनी हो रही है, a + n-1 इंटू d। अब देख लीजिए हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू 10 होगी, ना कि an की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, an को हम लोग को निकालना है, a 10 की वैल्यू निकालनी, मतलब इस सीरीज में जो 10th टर्म होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, कुछ होगा वैल्यू इसकी, वो वैल्यू हम लोग को निकालना है। a 10th वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n-1 की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। ठीक है ना, तो लोग को दिक्कत हो रहा होगा देखने में। 9 प्लस n-1 की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, 9 प्लस 10 - 1 की वैल्यू कितनी होगी 9, 9 इंटू -4, 9 प्लस 9 4 जा 36, बट -36, 9 - 36 कितना होगा आपको 27, -27 हो जाएगा। ठीक है, तो a10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -27, आपकी a10 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग को जो पूछ रहा था a10 तो वैल्यू जो हम लोग को पूछ रहा था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोग की -27। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिया मैंने, देखो एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट कंफ्यूजन कहां होता है, देखिए इस क्वेश्चन में व्हिच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0 बोल दिया। अब इसमें क्वेश्चन यही समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या चाह रहा है। अब ये देखो ये सीरीज 0 कब बनेगा, सीरीज 0 कब बनेगा, मतलब ये लास्ट इसकी वैल्यू क्या थी, an की वैल्यू 0 कब बनी, मैं तो बताया था n ऐसा कौन सा नंबर ऑफ टर्म, जैसे देख लीजिए 27 है, 24 है, 21 है, डेफिनेटली और आगे बढ़ेगा तो कितना होगा
और आगे बढ़ेगा तो 21 के आगे होगा तो 18, 18 के बाद होगा 15, धीरे 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 कब जीरो बन जाएगा वो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n क्या होगा इसका, आपको ये निकालना है। आपको n की वैल्यू दे दी है, मतलब लास्ट टर्म आपकी दे दी है, लास्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, मतलब जीरो के आगे हम नहीं जाएंगे, जीरो इज लास्ट टर्म, जीरो का एज्यूम कर लेते हैं लास्ट टर्म है, उसके आगे हमको नहीं जाना है, वो कब आएगा, लास्ट टर्म कितने ऐसे टर्म को जाऊंगा तो जब जीरो आ जाएगा, एक टर्म आएगा, एक दिन एक टर्म आएगा, देख लो जीरो आ जाएगा, वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ नंबर होंगे, ठीक है। तो आपको निकालना है, मतलब आपको an की वैल्यू दे दी है 0, a की वैल्यू पता है, आपको हमेशा बताया था फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 24 माइनस 27 कितना होगा आपका -3, -3 का आपका डिक्रीज हो रहा है। आप हमेशा एक चीज और याद रखिएगा, अगर सीरीज आपकी डिक्रीज हो रही है तो हमेशा d की वैल्यू माइनस आएगी, अगर आपका सीरीज इंक्रीज हो रही है तो हमेशा आपकी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा। तो आपको क्या निकालना है, an की वैल्यू क्या है, दे दिए 0, तो आपको n की वैल्यू निकालना है, फिर से ap का फार्मूला लगेंगे, an = a + n - 1 * d, ठीक है। an की वैल्यू क्या बोला मैंने, 0 बोल दिया, क्योंकि लास्ट टर्म वही है ना, 0 ही आ रहा है हमारा, a की वैल्यू कितनी है 27 है, n - 1 वही तो निकालना है, n क्या है, n ऐसा नंबर क्या लूंगे कि ये लास्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। अब एक काम करिएगा 27 को उधर भेज देते हैं, 27 को उधर भेजेंगे तो कितना होगा, 27 -27 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, और -3 को नीचे ला देते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा, -3 को अगर हम नीचे ला देते हैं तो n - 1 बनेगा, पहले बार तो माइनस माइनस कट गया, और 3 9 जा 27 9 हो गया, n - 1 -1 इधर आएगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 9 + 1 = 10, n की वैल्यू क्या आ गई 10, मतलब आप 10th टर्म जब जाओगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ 10th टर्म क्या होगा आपका 0 होगा, फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। देखो मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, ये एक टर्म है आपका, ये एक टर्म है, अपन बचपन में पढ़ते थे यार, बचपन मतलब 7th 8th क्लास में हम पढ़ते थे एवरेज निकालना। एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब देख लीजिए ना 2 4 6 8 ऐसे रहता है, बोल देते एवरेज निकालो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है 2 + 4 6 6 + 6 12, 12/3 क्या करते हैं 3 करते हैं, क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 टर्म्स है, तो कितना आंसर आ जाता है इसका 4 आ जाता है। सम ऑफ मीन या फिर एवरेज वही होता है, मीन ऑब्लिक एवरेज यही होता है। तो उसी तरह जैसे इसमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, दो ऑब्जर्वेशन दिए 1 2 2, तो दो ऑब्जर्वेशन दिए, दोनों को ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते हैं पहले, दो ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते हैं पहले, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2, तो 2 लिख देते हैं नीचे, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मेरे 2 है, तो नीचे क्या लिख दिया मैंने 2, ठीक है। √2 + √2 कितना होगा 2√2 + 1 - 1 कट गया अपॉन 2, √2 कट गया, आंसर क्या आ गया √2, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा √2, इसका मीन कितना आ जाएगा मेरा आंसर √2। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n² + 4n, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म का मतलब होता है सम होता है, सम का वैसे फार्मूला है, वैसे बाद में हम लोग सम का फार्मूला देखेंगे, बट अभी रफली एक छोटा सा बात बता दे रहा हूं, सम का मतलब क्या होता है समझ के चलो, कोई मेरा सीरीज बन रहा है 2 4 2 4 6 8, फर्स्ट टर्म क्या होगा, हमेशा फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो एक ही होगा, फर्स्ट टर्म बोलो या फिर सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलो एक ही होगा, बट सेकंड टर्म का सम क्या होगा, सेकंड टर्म का मतलब फर्स्ट और सेकंड को सम करना पड़ेगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। वैसे मेरा टर्म सेकंड तो 4 है, a2 की वैल्यू 4 है, बट s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, आप बोलोगे a3 की वैल्यू क्या है सर, a3 की वैल्यू 6 है, बट आप s3 बात करोगे ना, s3 का मतलब 1 2 3, मतलब 2 + 4 6 6 + 6 12 हो जाएगा, s3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। इसी तरह सम और टर्म में डिफरेंस होता है, सम का मतलब होता है जितने टर्म तक आप सम बोल रहे हो तो उतने ही फर्स्ट टर्म से उस टर्म तक आपको सम करना पड़ता है, फाइन, ठीक है। तो आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप याद रखूंगा, s1 और a1 हमेशा बराबर होता है, क्योंकि पहला टर्म और पहला टर्म का सम वही होगा, अगर पहला टर्म कोई भी टर्म है और पहला टर्म को सम भी करेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका कोई सम नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और निकालते हैं s1, निकालते हैं s1 क्या होगा देखते हैं, s1 क्या होगा 1 का स्क्वायर + 4 × 1, कितना हो जाएगा मेरा 1 + 4, कितना आ जाएगा हम लोग s1 की वैल्यू आ जाएगी हम लोग की 5, s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5। अब मैंने एक चीज बताया था आपको, s1 ही a1 होता है, क्यों, क्योंकि टर्म पहला चालू a1 से ही होता है, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5 आ गई, ठीक है ना, 5 आ गई, उसी को s1 भी बोलते हैं। अब देखो s2 की बात करेंगे तो बात चेंज होगी, फिर s2 की बात करेंगे तो n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह जब 2 रखेंगे हम लोग, n की वैल्यू जब 2 रखते हैं तो क्या होगा 2 का स्क्वायर + 4 × 2, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 2 8, तो s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 हो जाएगी, s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। तो इसमें आपका आंसर थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। आप देख लीजिए
S2 बोला मैंने। S2 क्या होता है, आपको A2 नहीं पता, आपको पता कि दोनों को सम करने से कितना आ रहा है, S2 होता है। सो दोनों को सम करने से क्या आता है, S2 आता है। मैं मान लेता हूँ A2 मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई टर्म है A2 मान लो। इन दोनों को सम करने से क्या आ रहा है मेरा, S2 आ रहा है। S2 क्या होता है, S2 क्या होता है, A1 प्लस A2। S2 क्या होता है मेरा, A1 और A2 दोनों को ऐड जब कर दूंगा तो मैं S2 आ जाएगा। अब मेरे को S2 की वैल्यू कितना पता है, कितना 12 है। S2 की वैल्यू क्या है मेरी 12 है, 12 है। और A1 की वैल्यू कितनी है मेरी, A1 की वैल्यू है जो A है वही होता है 5, और A2 की वैल्यू नहीं पता मेरे को। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा मेरा 7। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 7 आ जाएगी। A2 की वैल्यू आ गई मेरी 7, ठीक है। जैसे ही A2 की वैल्यू मेरी 7 आती है फाइन, ठीक है, तो A2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई 7 आ गई। मेरे को A1 भी पता चल गया, A2 भी पता चल गया। A2 की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। A1 की वैल्यू 5 था, A2 की वैल्यू 7 थी। अब मेरे को लास्ट निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को A15th वैल्यू निकालनी। A15th वैल्यू निकालनी, A15th वैल्यू निकालने तो क्या करना पड़ेगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू क्या है मेरी 5 है, और 15 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 14, और D की वैल्यू क्या होगी देख लो, D क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। 7 माइनस से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। 5 प्लस 14 2 से 28, 28 प्लस 5 कितना होगा 33। आपका A15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 33, आपका फाइनल आंसर है। आपका 15 का क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म इज, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फिर से नंबर ऑफ टर्म्स है, क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन रहते थोड़े, ठीक है। आप कितने भी कर लो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते तो कभी कभी थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होता ही है, ठीक है। आप देख लीजिएगा लास्ट टर्म क्या हो रहा है 218 है, और आपको बताना है n नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। इसमें आपको क्या पता है, an की वैल्यू पता है, an की वैल्यू क्या है 218। आपको a की वैल्यू पता है 8, d की वैल्यू क्या होगी सेकंड माइनस फर्स्ट। 15 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 7, ठीक है। 15 माइनस 8 बचेगा तो 15 माइनस 8 होगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है n नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है इसमें 218 कब आएगा, देखो कुछ ना कुछ टाइम पे 218 आ जाएगा इसमें। वो कब आएगा, कितने नंबर पे आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ 218 कब आएगा। चलो देखते हैं an की वैल्यू कितनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन फॉर्मूला पढ़े हैं। an की वैल्यू कितनी है 218, और a की वैल्यू कितनी है 8 है, n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है 7 है। 8 माइनस होगा तो कितना होगा 218 माइनस 8 कितना होगा 218 माइनस 8। मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। 218 माइनस 8 कितना होगा 210, n माइनस 1 कितना होगा 7। 7 जब नीचे आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आ जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। जब 7 1 जा 7 3 जा मतलब n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30, ठीक है 30 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 30 प्लस 1, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 31, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 31, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 31 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं थोड़े, हाँ थोड़े हाई लेवल के भी आते हैं। इंसर्ट 3 टर्म्स बिटवीन 2 and 10। अब 2 और 10 के बीच में 3 टर्म को इंसर्ट करना है। 2 and 10 के बीच में 2 टर्म को इंसर्ट करना है। 2 है यहाँ पे 10 है, 3 टर्म क्या ले लेते हैं समझ के चलो। पहला ले लेते हैं A1, दूसरा ले लेते हैं A2, तीसरा ले लेते हैं A3। ज्यादातर यही लेता है, तो A1 A2 and A3 ले लेते हैं। 3 टर्म्स आ रहे हैं, एक सीरीज में है, तो 2 और 10 के बीच में कितने टर्म्स आ रहे हैं 3 टर्म्स आ रहे हैं, सब इसके बीच में आ रहे हैं। जैसे समझ के चलो मैंने ले लिया 3 और कुछ ले लिया 12, उसके बीच में कुछ टर्म्स आ रहे हैं। समझ के चलो 6 आ रहा है और 9 आ रहा है, ठीक है। और भी ले लेता हूँ 15 तक चले जाता हूँ मैं, 12 आ रहा है, ठीक है ना। 3 6 9 12, अब ऐसे 3 टर्म्स आ रहे हैं इसके बीच में, ठीक है ना। वो 3 टर्म्स क्या निकालना है, ठीक है। आप अगर गैस करोगे तो गैस कर सकते हो, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। बट ये गैसिंग नहीं हो पाता ना, आपको एग्जाम में एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ता है कि आपको कैसे लाना है टर्म्स, ठीक है। हमको ये तो पता चल जा रहा है कौन सा टर्म है 10 जो है वो कौन सा टर्म है, 5th टर्म है। 1 2 3 4 5 5th टर्म, मतलब मेरे को A5 की वैल्यू पता है। A5 की वैल्यू कितनी है 10 है। A5 की वैल्यू पता है, A5 की वैल्यू कितनी है 10 है, और A की वैल्यू कितनी है, A मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है। अगर D पता चल जाता तो मैं निकाल लेता, बट D निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। A5 की वैल्यू क्या मेरी 10 है, क्योंकि कैसे पता चले A5 है 1 2 3 4 5 5th टर्म है, तो A5 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 10 है, और A की वैल्यू मुझे पता है, इसमें 2 डाल देता हूं मैं। A की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है 2 डाल देता हूं। 4 में 5 माइनस 1 कितना होगा 4, D की वैल्यू नहीं पता, और 10 आ जाएगा। 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 को उधर लेके जाएंगे तो 10 माइनस 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 4, D की वैल्यू क्या होगी 8/4, 8/4 क्या है 2 आ जाएगा। D की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2, ठीक है। अब आ गई D की वैल्यू 2। अब देख लीजिएगा D की वैल्यू तो 2 आ गई, अब मेरे को क्या निकालना है A1 निकालना है। बोलने के लिए तो वो A1 है, मैंने दे दिया उसको,
बट वो है क्या, सेकंड टर्म है 1 2, मतलब मेरा वैसे a2 है ये, जिसको मैंने नाम दिया है a1, ठीक है ना। आप a2 निकाल लेते हैं, आप xyz भी लिख सकते हैं, xyz करके भी रख सकते हैं, xyz कुछ भी आप रख सकते हो तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने a1 a2 और a3 बोल दिया, ठीक है ना। तो a1 क्या है मेरा, सेकंड टर्म है ना भाई, सेकंड टर्म है ना, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या मेरी, a की वैल्यू मेरी है 2, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 बचता है, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, और डी की वैल्यू कितनी मेरी, अभी डी की वैल्यू आ गई 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 2, कितना होगा 4, a2 की वैल्यू क्या आ गई 4, मेरी a2 की वैल्यू 4 तो आ गई, बट a2 क्या है एग्जैक्टली मेरा a1 है, a1 की वैल्यू आ गई मेरी 4। अब निकालते हैं a2, जो कैपिटल a2 है, ठीक है ना। कैपिटल a2 क्या है मेरा, थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। a3 के बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी मेरी, a की वैल्यू मेरी 2 है, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 है, डी की वैल्यू कितनी 2 है, 2 प्लस 4 कितनी आ जाएगी 6, a3 की वैल्यू आ गई मेरी 6, a3 की वैल्यू 6 तो आ गई, वैसे a3 है क्या मेरी, a2 है, a2 की वैल्यू क्या आ गई 6। अब लास्ट निकाल रहा हूं मैं a4 क्या है मेरा, वैसे a4 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है, बट बोलेंगे मेरा क्या, कैपिटल a3 है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू क्या है मेरी 2 है, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, डी की वैल्यू कितनी 2 है, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8। वैसे बोलने के लिए तो a4 है, बट ये कैपिटल में क्या है a3 है, a3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 8, ठीक है, 8 आ गई। तो सारे टर्म्स आ गए मेरे, ठीक है, सारे टर्म्स आ गए मेरे। क्या आ गया टर्म्स, इसकी जगह क्या लिख सकता था मैं 4, इसकी जगह 6, इसकी जगह 8, ये तीन टर्म्स आ गए। तो मेरा सीरीज कैसे बन रहा है देखो, 2 4 6 8 एंड 10, ये सीरीज बन रहा है। ये तीन टर्म्स थे जो अननोन थे, इसी को मैंने तीनों टर्म्स को निकाला, देखो, ठीक है ना। आपको a1 एंड कैपिटल ए स्मॉल ए में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको x y z भी लेके चल सकते थे, x y z, x क्या हो जाएगा मेरा a2 आ जाएगा, स्मॉल में a2, y को a3 लिख सकता था, z को a4 लिख सकता था, वैसे भी लेके जा सकता था, या फिर a1 a2 a3 में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। फाइन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, हर क्वेश्चन अलग रहेगा, ठीक है। अब मैच नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ, क्योंकि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं पूरे। अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45। अब देख लीजिए ना, मैंने बताया था दो नंबर के मीन क्या होता है, दो नंबर का मीन समझ के चलो। मैं मान लेता हूं उसका सॉल्यूशन ले लेता हूं, सॉल्यूशन ले लेता हूं। अब दो नंबर कोई भी मान लेता हूं, मैं एक मान लेता हूं x मान लेता हूं फर्स्ट नंबर, और दूसरा मान लेता हूं y, सेकंड नंबर को y मान लेता हूं, ठीक है। होप्स ऑफ स्टेटमेंट तो बना ही लोगे, बस मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप बस को लॉजिक पता चल जाए ऐसे बनाना कैसे। x और y मान लेता हूं, दोनों का मीन क्या होगा, मैंने बताया था दोनों का मीन क्या होता है, कोई भी दो का नंबर का एवरेज, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 और 2, दो ऑब्जर्वेशन है, x प्लस वाई अपॉन 2 आ गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी, है ना, बिल्कुल मीन तो वही होता है। आप 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 45, अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दोनों का जब प्रोडक्ट करता हूं मतलब x into y करता हूं, दोनों को प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आंसर आ जाएगा 45। आप गेस भी कर सकते हो नंबर्स, बट गेस करने से मतलब नहीं, आंसर तो आपको बनाना पड़ेगा। जब दो नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं x into y कितना आ जाएगा 45। तो एक काम करता हूं, यहां से मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 14 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। और 14 माइनस x को ले जाके इस y में पुट कर देता हूं, ठीक है, पुट कर देता हूं x into 14 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, x into 14 कितना होगा 14x, x into x x स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है। एक काम करते हैं, सबको एक तरफ लेके चले जाते हैं, सबको एक तरफ लेके चले जाने का क्या रीजन है, यहां माइनस ना रहे, x स्क्वायर के आगे माइनस ना रहे, ठीक है। सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस हो गया, और ये प्लस था यहां माइनस हो गया, ये तो यही पता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मेथड होता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मेथड होता है। तीन मेथड होते हैं, तीन मेथड से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इजीली मेथड है, बहुत ज्यादा इजी मेरे को लगेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो, सम में क्या आ रहा है, सम में -14 आ रहा है, प्रोडक्ट में 45 आ रहा है। अब दो नंबर क्या है आपको बता दूं कि अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो मैं समझा नहीं सकता पूरा, तो क्या करता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको इतने में आपको कंप्लीट कर दूं, ठीक है, इतने में आपको मैं सोच रहा हूं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा देख लीजिएगा, इसमें x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 9 और 5, देखो 9 और 5 को मैं जब ऐड करता हूं, 9 और 5 को जब ऐड कर दूंगा 14 आएगा, वही 9 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 45 आता है, ठीक है। तो देखते हैं x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45, देख लीजिएगा। और 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं 9 into 5 लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस इंटू माइनस ऐसे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में x ही दिख रहा है सिर्फ कॉमन, तो x आ गया, अभी भी एक x बचा x माइनस 9,
यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, -5 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचा। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस है तो माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक रूट आ गया मेरा x-9, दूसरा एक x-9 और x-5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक रूट आ जाएगा मेरा 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। रूट जो बोल रहा हूँ रूट ही होते हैं एक्जैक्टली। अगर 9 और 5 को इस इक्वेशन को पुट करोगे तो ये क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को 0 बना देंगे, ठीक है। 9 और 5 मेरे रूट्स हो गए, मतलब क्या होगा, अगर x की वैल्यू 9 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 5 होगी, और जब x की वैल्यू 5 लेते हैं तो 9 y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब चेक भी करके देख सकते हो, 9 + 5 14, 14/2 करेंगे तो 7 आ रहा है, हाँ सर। अब 9 × 5 करेंगे तो 45 आ रहा है, ठीक, दोनों आपका आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है फिर, in an AP of sum of 4th term and 8th term is 24 and the sum of 6th term and 10th term is 44, ठीक है, sum of 6th term and 10th term is 44, find the first 3 terms of AP। अब देख लीजिएगा, सॉल्व कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, देख लीजिएगा इसमें बोल क्या रहा है, देखो सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म। 4th टर्म क्या होता है, A4 होता है, 8th टर्म क्या होता है, A8 रहता है, 8th टर्म का मतलब क्या होता है, A8 होता है, A4 एंड A8, ठीक है। की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 24 आ रही है। जब दोनों टर्म को सम करूंगा तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अगर वही 6th टर्म और 10th टर्म को सम करूंगा तो 6th टर्म मतलब A6 और A10 दोनों टर्म को सम करूंगा तो कितना आएगा 44 आएगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म इन AP। आप देख लीजिएगा A4 और A8 को कैसे लिख सकता हूं, A4 को कैसे लिख सकता हूं, A + 4 - 1 * D, ठीक है। A8 को कैसे लिख सकता हूं, A + 8 - 1 * D की वैल्यू कितनी आएगी 24, ठीक है ना। अब A + 4 माइनस कितना होगा 3D और A + 8 - 1 कितना होगा 7D की वैल्यू कितनी आएगी 24, ठीक है। अब A + A कितना होगा 2A, 3D + 7D कितना होगा 10D की वैल्यू कितनी होगी 24। ये आगे बढ़ा पहले इक्वेशन, यहां पे रुक जाओ। अब ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, A6 + A10। A6 को कैसे लिख सकते हैं, A + 6 - 1 * D प्लस A + 9 10 - 1 * D इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो A + 6 - 1 की वैल्यू कह सकते हैं 5D प्लस A + 10 - 1 को क्या लिख सकते हैं 9D की वैल्यू क्या है 44 है, ठीक है। A + A की वैल्यू कितनी होगी 2A, 5D + 9D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5D + 9D कितना हो जाएगा 13D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 14D हो जाएगा आपका, 14D हो जाएगा, 14D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रहा, ये तो आपका सेकंड इक्वेशन रहा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिएगा यहां पे मैंने दोनों इक्वेशन को पुट कर लेता हूं। सेकंड इक्वेशन को मैं पहले लिख लेता हूं 14D = 44, ठीक है, क्योंकि बड़ा इक्वेशन है। अब जब माइनस करूंगा तो फर्स्ट से सेकंड को तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, माइनस का कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। अब बड़े इक्वेशन को हमेशा पहले लिख लीजिएगा, कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, बड़ा इक्वेशन और छोटा इक्वेशन 24, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशंस आ गए मेरे फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं माइनस करता हूं इक्वेशन, माइनस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करता हूं। देखो 2A + 2A - 2A कट गया, 14D - 10D कितना होगा बेटा 4D बचेगा, 44 - 20 कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, D की वैल्यू हो जाएगी मेरी 20/4 कितना आ जाएगा, D की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगा, ठीक है। 20/4 D की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। D की वैल्यू जैसे 5 आ गई तो मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, कोई भी इक्वेशन को ले लेता हूं, कोई भी इक्वेशन कोई सा ले लेता हूं, चलो पर वाले इक्वेशन को ले लेता हूं। कोई भी इक्वेशन को आपके D पुट करूंगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 2 * A प्लस D की वैल्यू 14 * D, D कितना 5 इज इक्वल टू 44, ठीक है। 2A 14 5 है 4 5 20 4 5 4 5 1 5 5 6 70 आ जाएगा आपको इज इक्वल टू 44, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर भी 14 * 5 5 20 5 5 6, ठीक है, सही 70 आ गया 2A की वैल्यू। तो 44 - 70 करूंगा तो कितना होगा 44 - 70, 70 में से 44 जाएगा तो आपको 26 आपका, बट माइनस में आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका -26। 2A की वैल्यू -26, A की वैल्यू क्या आ जाएगी -26/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13, A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -13, ठीक है ना। A की वैल्यू क्या आ गई आपकी -13, D की वैल्यू क्या आ गई 5। अब वो क्या बोल रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ। अब फर्स्ट टर्म तो वही होगा A ही होगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया मेरा -13 आ गया। अब सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म होता है A2 की वैल्यू क्या होगी A + 2 - 1 * D। A की वैल्यू कितनी मेरी, A की वैल्यू मेरी है -13, 2 - 1 कितना होगा 1 * D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 5 है, -13 + 5 कितना होगा आपका 3 to 8 हो जाएगा -8। A2 की वैल्यू क्या होगी -8, A2 की वैल्यू क्या होगी -8। A3 क्या होगा A + 3 - 1 * D। A3 की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है मेरी, A की वैल्यू -13 है मेरी, -13 3 - 1 कितना होगा 2 * D की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, D की वैल्यू कितनी मेरी 5 है, तो -13 + 10
कितना हो जाएगा -3। तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -3, आपका आ जाएगा -3। तो ये सीरीज आपका ऐसा जाएगा -13, -8 एंड -3 आपके तीन टर्म्स आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी द pth टर्म इज 1/p q है। देख लीजिए इस कंफ्यूज कहां कर रहा है आपको, pth टर्म को 1/q बोल रहा है एंड qth टर्म को 1/p बोल रहा है। मतलब इस एपी में pth टर्म करके एक टर्म है जिसकी वैल्यू है 1/q एंड qth टर्म करके एक टर्म है जिसकी वैल्यू 1/p है। देन प्रूव दैट pqth टर्म इज 1। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, pqth टर्म क्या है 1 है। ठीक है फाइन, चलो देखते हैं। अब इसमें pth टर्म क्या होगा, मैं कोई भी टर्म को लिखता हूं, अगर nth टर्म लिखता हूं तो a + n - 1 * d। अगर pth टर्म को बोलूंगा a + p - 1 * d। थोड़ा सा लंबा जाने वाला है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 1/q। और दूसरा क्या बोल रहा है, qth टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a + q - 1 * d की वैल्यू कितनी, d लिखना भूल गया था सॉरी, d की वैल्यू कितनी है 1/p। देखिएगा ये कंफ्यूज कर रहा है, बस p की वैल्यू 1/q है, q की वैल्यू 1/p है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट pqh टर्म की वैल्यू 1 है। हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन आ गया, तो अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कट जाएगा, बढ़िया a कट गया। तो दोनों में से क्या दिख रहा है, पहले सबसे पहले d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस करेंगे ना भाई, इसको सेकंड से माइनस करेंगे, तो p - 1 माइनस क्या आ रहा है मेरा q - 1 dq आ गया। मैंने d दोनों में कॉमन आ रहा था, d को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 1/q - 1/p करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिएगा d है कॉमन, p - 1 माइनस अंदर जाएगा तो -q + 1। इसकी वैल्यू आप देख लीजिएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, पर एलसीएम ले सकते हैं, क्या होगी pq / p - q। ठीक है, देख लीजिएगा यही होता है, pq मल्टीप्लाई हो गया, p इधर गया, q इधर गया, क्रॉस में हो गया, तो +1 और -1 कटा तो कितना बचा, d की वैल्यू p - q की वैल्यू p - q / pq। देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये p - q और p - q दोनों से ऊपर से कट गया, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/pq। हमको पता चल गया d की वैल्यू कितनी आ गई 1/pq। तो हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। चलो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और a की वैल्यू निकालते हैं, a + p - 1 इंटू d। d की वैल्यू क्या है 1/pq इज इक्वल टू 1/q है। ठीक है, देख लेते हैं। अब a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, p - 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ठीक, अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, p/pq - 1/pq। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, या फिर मल्टीप्लाई भी करते तो वही होता, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो 1/q। कॉन्सेप्ट मिस मत करिएगा, बाकी तो गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, कितना बचेगा, a + 1/q - 1/pq इज इक्वल टू 1/q। देखिए ये दोनों साइड से क्या आ रहा है 1/q कट रखेंगे। देखो प्लस में अगर इधर लेके जाऊंगा तो माइनस आ जाएगा, तो -1 ऐसे भी कट जाएगा, ये q है थोड़ा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या बचेगी, -1/pq वहां चल जाएगा, तो 1/pq प्लस में आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी क्या आ गई मेरी, a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/pq। अब अपने को निकालना क्या है, देखो मैंने बताया था आपको a और d की वैल्यू को बस पता चल जाती है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब वो क्या बोल रहा है, pqh टर्म बोल रहा है। pqh क्या होता है, a pqh टर्म क्या होगा, a + pq - 1 * d है ना भाई। जो भी टर्म बोलते हैं उसमें एक माइनस बस करना पड़ता है आपको, बाकी आपका आंसर आ जाता है। a pq क्या होगा, a pq क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है मेरी, a की वैल्यू है 1/pq यहाँ पे pq - 1, d की वैल्यू क्या है 1/pq। ठीक है, देखते हैं, मल्टीप्लाई करो इससे या फिर इसको इससे, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1/pq बचेगा, 1/pq प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो pq/pq, थोड़ा नीचे हो गया बोर्ड तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो रहा है देखने में लिखने में, -1/pq। देख लीजिएगा ये और ये कट गया, क्या बचा pq/pq बचा सर, और pq/pq भी कट के क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। आपका आंसर आ गया। देखो a pqh टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 1, यही हम लोग को प्रूव करना था ना, हम लोग को क्या निकाला था, pqh टर्म की वैल्यू जो है मेरी 1 आ गई। ठीक है फाइन, ठीक है, तो आज का ये सीरीज था 30 मिनट्स का करीब वीडियो बना होगा मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा सीरीज बना है। आप अगर इतना भी आप रिवाइज करके चले जाते हो, अगर a और d ये सब जितने भी टर्म्स मैंने बोले, अगर इतने टर्म्स को भी आप रिवाइज करके प्रैक्टिस करके एटलीस्ट चले जाते हो, 30 मिनट्स का जो वीडियो है एटलीस्ट 2 से 3 बार, अगर सीजी बोर्ड के लिए तो स्पेशली ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसको देख के चले जाते हो, मैं तो श्योर बोल सकता हूँ 70 to 80% का क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने जो दिया डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो अलग से, अगर मेरे को कभी टाइम मिलेगा तो और कुछ क्वेश्चंस लेके आ सकता हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट कराना बहुत मुश्किल है, तो आसान नहीं था। जितने भी बेसिक्स हैं बेसिक्स ही पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है।
तो होप सो आप सीजी और सीबीएसई हो तो ये मेरा जो सेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ये मेरे को बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊं जिसको आप लास्ट मोमेंट में भी रिवाइज करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप अपने दोस्तों से, सारे दोस्तों से शेयर करिएगा और वो लाइक करिएगा, लाइक आता है, कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, एक कंटेंट बना के लेके आते 30 मिनट्स में कंप्लीट कराना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज अपने दोस्तों से सबसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज कीप ऑन डूइंग सब्सक्रिप्शन एंड लाइक। थैंक यू सो मच।